इस हिंदुस्तान ने उनका अस्तित्व नहीं, उनका वर्चस्व नहीं, उनकी पुस्तकें सब कुछ नष्ट कर दिया और हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले को सब भूल गए। आज तुम जिस स्टेज पर ये पढ़ लिख करके ये बात कर रहे हैं, ये देन हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले की है और इसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। जब तक हम इनके आदर्शों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम विकास की राह नहीं पकड़ेंगे। मृत्यु भोज एक ऐसी कुप्रथा है क्योंकि मरने वाला मर जाता है, किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी की बहन मरती है, लेकिन अन्य समाज के लोग हमको इस तरह बंधन में बांध देते हैं। अरे यार, इतनी जगह आपके छोड़ गए हैं, इतना माल आपके पास छोड़ गए हैं, क्या कमी है आपके पास, आप नुक्ता कीजिए, पैसा नहीं है तो पैसा हम देंगे। हमको इस तरह भ्रमित कर देते हैं और मजबूर होकर हम सारे जीवन की पूंजी या पूंजी भी हमारे पास नहीं है तो हम खेत खलियान या अपने गहने फहने गिरवी रख करके और इस नुक्ते को करते हैं। उसके बाद में हमारा परिणाम क्या होता है, हम जो पैसा शिक्षा पे खर्च करना चाहिए वो हम इस पे पैसे खर्च करते हैं। इसलिए इस पे हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए बिल्कुल, और हमें संकल्प लेना चाहिए जो पैसा हम उस नुक्ते में खर्च करते हैं उस पैसे को अगर किसी का मकान अधूरा रह गया और उस भाई की मृत्यु हो गई है तो उसका मकान बनवाना चाहिए, ना कि वो नुक्ता करना चाहिए। किसी का भाई पढ़ रहा है, पढ़ने में होशियार है, तो वह पैसा पढ़ने में खर्च करना चाहिए, ना कि हमें ये नुक्ता करना चाहिए। इसलिए सभी बुजुर्गों से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस मृत्यु भोज को न करके समाज के शिक्षा के संसाधन पैदा करें, गरीब बच्चों को पैसा दें और उसको आगे बढ़ाएं। हमारे समाज में धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, आरएएस अधिकारी नहीं है और राजनीतिक में नेता भी नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा के लिए हमें संसाधन बनाने पड़ेंगे, हमें छात्रावासों का निर्माण करना पड़ेगा, हमें प्रयोगशालाओं का निर्माण करना पड़ेगा और हमें अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इस कामयाबी में हासिल होंगे। आपका दूसरा बिंदु है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ये भी एक अभिश्राप बना हुआ है। आज मेरा बेटा अगर नौकर हो जाता है तो मैं समाज को नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा भाई मेरा बेटा नौकर हो गया, लेकिन मैं अपनी औकात भूल जाता हूँ, मैं किस जमीन से जुड़ा हूँ, किस तरह मेरे बच्चे ने मेहनत की और वो बच्चा लायक और नौकर हो गया। उसके एवज में हम सारी अपनी पिछली बातें भूल करके और उसके सौदे के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने पढ़ाई में इतना पैसा खर्च किया, मैंने ये लूंगा वो लूंगा, उसका परिणाम क्या होता है, जो बच्चा पढ़ लिख करके अपनी काबिलियत से पहुंचा है उस प्रकार के बच्चे की अगर शादी तुम एक गरीब बच्चा से करें तो उसको उसका सहयोग मिले, उसको पढ़ा लिखा करके अपने काबिल बनाए तो हमारा एक विकास होगा। दहेज प्रथा को कम करें और अपने अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एक सभ्य परिवार में शिक्षित बच्ची से और इंटेलिजेंट बच्चे से अपना संबंध करें और आगे बढ़े। ये दहेज प्रथा से आज हमारे प्रशासनिक उसमें देखो, पुलिसों में जितनी खेत और इनकी खलिहानों की फाइलें नहीं है, जबकि दहेज प्रथा की फाइलें भरी पड़ी हुई हैं और नौकरियां मिनटों में चली जाती हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो ये चीज हमें बहुत ही कमजोर बनाती है। इसलिए हमें दहेज प्रथा पर भी नहीं ध्यान देना चाहिए। इसमें चौथी है शिक्षा। शिक्षा के लिए हमें दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार ही शिक्षा है। अगर आप लोग इस शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। शिक्षा के लिए सर्वप्रथम हम अड़ोस पड़ोस में जो ईर्ष्या लेके बैठे हैं कि उसका बच्चा अगर होशियार है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी व्यक्ति जहाँ बैठे हुए हैं, युवा मेरी पीढ़ी मेरे साथ और मेरे बात का ये संकल्प ले, अगर आपका दुश्मन भी है समाज का और अगर बच्चा उसका होशियार है, दुश्मनी उसके परिवार से होगी लेकिन बच्चे से नहीं है, उस बच्चे को आप खर्चा कीजिए। जो हम भागवत, महाभारत, कथा, भंडारे, पद यात्रा ये पैसा खर्च करते हैं, उस पैसे को उस बच्चे पे खर्च कीजिए, जिससे आपका विकास होगा, बच्चा आपका बहुत आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात, ये भंडारे करने के बजाय
जो भी समाज का बच्चा बाहर से पेपर देने के लिए आता है उसके लिए रहने की खाने की ये सुविधा कीजिए आप, जिससे वो बच्चा अगर एक दिन के उपकार से वो सर्विस लगता है वो जीवन में आपका उपकार नहीं भूलेगा। आज हम लोगों को अदर समाज ने इस तरह भ्रमित कर दिया है कि हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज आप बताइए किस पद यात्रा से हमारे बच्चों की नौकरी लगी, किस पद यात्रा से हमारे पूर्व जन्म में हमारे सफल हुए, बल्कि हमको जिल्लत और बेशर्मी की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए हमको ये संकल्प लेना चाहिए, ये पद यात्रा भंडारे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उसके लिए आप अगर मेरे 4 भाई थे और 4 भाइयों में 10 बीघा जमीन थी, लेकिन चारों भाई बड़े हंसी खुशी ये जीवन काट रहे थे। उसमें एक भाई एक बीमार पड़ जाता है तो उसके पास एक ब्राह्मण के घर में अच्छा उसका आना जाना था, तो ब्राह्मण आके बोलता है यार इसमें तो शनि का प्रकोप हो गया और इसके लिए तुझे एक मंदिर बनवाना पड़ेगा और इसका एक भंडारा करना पड़ेगा, ये सारे दिलदर आपके दूर हो जाएंगे। तो चारों भाई मन में बोलते हैं कि यार भाई प्यार था भाइयों में, इसलिए चारों भाई बोलते चलो एक आध बीघे में मंदिर बनवा देते, कोई दिक्कत नहीं है। इलाज उसका बहुत चलता है, वो न जाने दवाई से ठीक हुआ या उनके अंधविश्वास से ठीक हुआ, वो ठीक हो जाता है। और उनकी जब शादियां होती है किसी मतभेद से जब बंटवारा होता है तो वो बंटवारे में जिस भाई पे वो आध बीघे में वो खेत में मंदिर बना, पंडित तो आपकी 7 पीढ़ी के लिए वो इंतजाम कर लेता है, अपने मंदिर बनवा लेता है। लेकिन हम चारों भाइयों को कहता है आध बीघे में तेरा मंदिर बन गया, तुझे आधा बीघा कम मिलेगा। वहीं से आप में विरोध स्पष्ट हो जाता है और उससे ही आपके कोर्ट कचहरी चालू हो जाते हैं। जीवन की सारी पूंजी कोर्ट कचहरी थाने उसमें बर्बाद हो जाती है। हम लोग समझ नहीं पाते उस बात को, महसूस नहीं कर पाते उस बात को और हम बर्बाद हो जाते हैं और हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। वो बुद्धिजीवी लोग ये नहीं चाहते ये पढ़ लिख करके आगे बढ़े। अगर हम पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो हमारी खेत खलिहान मजदूरी और हमको ये फसल और हमें सब्जी कौन देगा। इसलिए मैं युवा साथियों से ये संकल्प लेना चाहता हूँ, शिक्षा के लिए मैं तन मन धन सब तरह से समर्पित हूँ। जो भी कोई टैलेंट बच्चा हो जिसके पास पैसा ना हो, भरतपुर में महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास का निर्माण हो चुका है। 1.5 करोड़ की लागत से आप बच्चे को बेझिझक होकर के वहाँ भेजिए, बिना पैसे के भेजिए। पढ़ाने का संकल्प हमने लिया है, तन मन धन उस बच्चे के लिए समर्पित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।